एंड म्यूनिसिपैलिटीज अलाइंस विद दिस प्रिंसिपल। तो स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, अपने पावर को डिवॉल्व किया, पंचायती राज सिस्टम के साथ क्या किया, अपने पावर को बांटा, अपने पावर को दे दिया पीआरआईज को और म्यूनिसिपैलिटीज़ को, ताकि वो क्या कर सके, वो इस पावर को यूज़ कर सके और लोकल डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सके। देन पीआरआई का रोल क्या है, ये प्रमोट करता है पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट, ठीक है, और इंश्योर करता है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, कि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है कि जितना से जितना हो सके पावर डिसेंट्रलाइज हो सके, पावर जो है लोकल लेवल तक जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जा सके, सेंट्रलाइज्ड ना रहे। ऐसा नहीं है कि एक ही अथॉरिटी है और सेंट्रलाइज अथॉरिटी यहीं से सारा पावर हो रहा है, नहीं, पावर को डिवॉल्व किया जा रहा है, ठीक है, लोकल लेवल तक पावर जा रहा है। देन पंचायती राज का इवोल्यूशन देख लेते हैं, कैसे कैसे इवॉल्व हुआ है इंडिया में। तो ब्रिटिश पीरियड में क्या होता था, जैसे ब्रिटिशर्स आए तो क्या हुई, विलेजेस की ऑटोनॉमी लॉस हो गई, विलेज पंचायत को वीक कर दिया गया ब्रिटिश रूल में। इससे पहले तक विलेज पंचायत क्या थी, स्ट्रांग था। देन क्या हुआ, मेयो का रेजोल्यूशन आया 1870 में, ठीक है, और मेयो ने सबसे पहली बार क्या किया, एक्सपेंड किया पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज लोकल इंस्टीट्यूशन का। देन लॉर्ड रिपन आते हैं 1882 में और इनको जाना जाता है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। तो हिस्ट्री में भी हमने पढ़ा है इस चीज़ को कि मेयो का रेजोल्यूशन सबसे पहली बार आता है और ये एक्सपेंड करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। लेकिन अगर हम कहेंगे फादर कौन है, तो इट इज़ नॉट मेयो, इट इज़ कौन है, इट वाज लॉर्ड रिपन, ठीक है। कौन है फादर को जाना जाता है, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया इज लॉर्ड रिपन, ठीक है। द रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। तो जो रॉयल कमीशन है डिसेंट्रलाइजेशन में, ये इसने 1907 में इसने रिकॉग्नाइज किया इंपॉर्टेंस ऑफ विलेज पंचायत की, विलेज पंचायत जो है क्या है, इंपॉर्टेंट है। कौन से कमीशन ने, रॉयल कमीशन आई थी डिसेंट्रलाइजेशन पे 1907 में, तो उसने जो है रिकॉग्नाइज किया कि नहीं, विलेज पंचायत जो है इंपॉर्टेंट है। देन क्या होता है कि 1919 का हम जो मोंटेगो कैम्पस्फोर्ड रिफॉर्म्स देखते हैं, तो यहाँ पे ट्रांसफर किया जाता है लोकल गवर्नमेंट पावर टू किसको, प्रोविंसेस को। तो प्रोविंसेस को दिया जाता है लोकल गवर्नमेंट का पावर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें देखी कि पहले ब्रिटिशर्स के आने के बाद विलेजेस की ऑटोनॉमी लॉस हो गई। देन मेयो का रेजोल्यूशन आता है और मेयो जो है क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, लेकिन फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हम कहते हैं रिपन को। और इसके बाद फिर एक रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन आती है और ये रिकॉग्नाइज करती है कि विलेज जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम देखते हैं कि पावर जो है ट्रांसफ़र किया जाता है लोकल गवर्नमेंट को भी, ठीक है, प्रोविंसेस को, मोंटेगो कैम्पस्फोर्ड रिफॉर्म्स के अंदर। देन अब हम देखते हैं कि पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में क्या हो रहा है, ये तो ब्रिटिशर्स के टाइम की बात थी। देन पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में कॉन्स्टिट्यूशनल मेंशन अगर देखें तो आर्टिकल 40 जो है क्या कह रहा है, एम्पावर कर रहा है स्टेट लेजिस्लेचर को टू लेजिस्लेट ऑन लोकल सेल्फ गवर्नेंस। तो आर्टिकल 40 में बात की जा रही है लोकल सेल्फ गवर्नेंस के बारे में, ठीक है, कि लोकल गवर्नमेंट क्या है, स्टेट सब्जेक्ट है और ये 7th शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन में है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी ध्यान देना है कि जो है सब्जेक्ट्स के बारे में भी रिलेटेड पूछा जा रहा है। तो एक बार जो भी लक्ष्मीकांत में पीछे में पूरा दिया हुआ है पावर के बारे में, ठीक है, सब्जेक्ट्स के बारे में कि यूनियन लिस्ट में क्या क्या है, कंकरेंट लिस्ट में क्या है, देन स्टेट लिस्ट में क्या है, तो एक बार उस चीज़ को जो है आप ज़रूर देखें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस चीज़ को देखना भी ज़रूरी है। सो लोकल गवर्नमेंट क्या है, स्टेट सब्जेक्ट है 7th शेड्यूल में, ठीक है, स्टेट सब्जेक्ट है कहाँ पे, 7th शेड्यूल में। देन कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 का, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम और नेशनल एक्सटेंशन सर्विस 1953 का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो है यहाँ फेस किया गया इश्यूज़, कुछ इश्यूज़ जैसे कि ब्यूरोक्रेसी और लैक ऑफ पार्टिसिपेशन, ठीक है। तो 1952 में क्या देखा गया, जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है या नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज है, तो यहाँ पे कुछ इश्यूज़ फेस किया गया जैसे ब्यूरोक्रेसी की वजह से या लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं है इस वजह से। देन बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में आती है, ये रिकमेंड करती है कि रिकमेंड इन्हेंसमेंट लीडिंग टू राजस्थान पायोनियरिंग पंचायती राज। तो ये बलवंत राय मेहता कमेटी जो है 1957 में कहती है कि यहाँ पे तो लोगों का पार्टिसिपेशन ज़रूरी है, ऐसे तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे कुछ इश्यूज़ है ब्यूरोक्रेसी की वजह से और लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, इसीलिए कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में प्रॉब्लम हो रही है, नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज में प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए फिर हम क्या देखते हैं कि राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज सिस्टम आता है 1959 में। तो याद रखना है राजस्थान में सबसे पहले आता है कब, 1959 में। देन 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है 1992 में किया जाता है, ठीक है।
सो 1992 में जो है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को लाया जाता है और फॉर्मलाइज किया जाता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को। ठीक है, क्या किया जाता है, फॉर्मलाइज किया जाता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को, और ये इफेक्टिव हो जाता है फ्रॉम अप्रैल 24 1993 से। तो ये 1993 से क्या होता है, पीआरआई जो है इफेक्टिव हो जाता है। नेशनल पंचायती राज डे इसीलिए मनाया जाता है कब, अप्रैल 24 को। ठीक है, नेशनल पंचायती राज डे कब मनाया जाता है, अप्रैल 24 को। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जो है फॉर्मलाइज किया जाता है पंचायती राज इंस्टीट्यूट। देन कुछ इंपॉर्टेंट कमिटी और रिकमेंडेशन देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि बलवंत राय मेहता कमेटी आती है। तो अगर इस टाइप से भी क्वेश्चन एक बन जाए, 3-4 कमेटी रहे और रही कि ये किसके बारे में था, तो याद रखना है कि बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में किसके लिए आती है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इस्टेब्लिश टू एग्जामिन कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसको लाया इसलिए जाता है, जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम था तो उसको एग्जामिन करने के लिए, और नेशनल एक्सटेंशन सर्विस जो है 1953 का था, तो इसको एग्जामिन करने के लिए जो है बलवंत राय मेहता कमेटी को लाया जाता है। तो ये रिकमेंडेशन करते हैं 3 टियर पंचायती राज सिस्टम का, कि 3 टियर जो है पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए, ग्राम पंचायत विलेज लेवल पे, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे, एंड जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो ग्राम पंचायत कहाँ पे, विलेज पे, देन पंचायत समिति ब्लॉक में, देन जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, देन डायरेक्ट इलेक्शन एट विलेज लेवल। तो यहाँ पे जो है क्या किया जाएगा, विलेज लेवल पे डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए और इनडायरेक्ट इलेक्शन हायर लेवल पे होना चाहिए। ठीक है, समझ में आई बात, कि जो डायरेक्ट इलेक्शन कहाँ होगा, विलेज लेवल पे डायरेक्ट इलेक्शन होगा। और जिला परिषद को क्या किया जाएगा, जिला परिषद वाज एन एडवाइजरी एंड कोऑर्डिनेटिंग बॉडी चेयर्ड बाय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो जिला परिषद क्या है, एक एडवाइजरी और कोऑर्डिनेटिंग बॉडी है। ठीक है, इसको चेयर कौन करेगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो यहाँ पे एम्फसाइज किया गया डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग को और फ्यूचर डिवोल्यूशन ऑफ पावर को। ठीक है, और इसको फिर एक्सेप्ट किया गया नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा इन 1958 में। तो ये इसके जो है चीज़ें कही गई, किसने कहा, बलवंत राय मेहता कमेटी ने कहा कि ग्राम पंचायत होना चाहिए, पंचायत समिति होना चाहिए, जिला परिषद होना चाहिए, डायरेक्ट इलेक्शन विलेज लेवल पे होना चाहिए, इनडायरेक्ट इलेक्शन हायर लेवल पे होना चाहिए, और जो है जिला परिषद को एक एडवाइजरी और कोऑर्डिनेटिंग बॉडी जो है बना दिया जाना चाहिए, जिसको कि चेयर करेगा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ये बलवंत राय मेहता कमेटी ने कहा। ठीक है, तो ये एम्फसाइज कर रहा है डायरेक्ट लेवल प्लानिंग और फ्यूचर डेवोल्यूशन ऑफ पावर को। देन इसको एक्सेप्ट किया जाता है एनडीसी के द्वारा, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल 1958 में इसको एक्सेप्ट करती है। ठीक है, तो एनडीसी क्या है, एनडीसी एसोसिएटेड है प्लानिंग इन इंडिया, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें 3-4-5 ऑप्शन थे और कहा गया था कि कौन कौन से एसोसिएटेड है प्लानिंग से। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है प्लानिंग से एसोसिएटेड है। ठीक है, ऐसे इसका मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो एनडीसी का मेंबर कौन है, तो प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन है, और मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन कैबिनेट है इसमें, और चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में। ठीक है, देन अशोक मेहता कमेटी 1977 में। तो इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसको इसलिए लाया जाता है ताकि रिवाइव किया जाए और स्ट्रेंथ किया जा सके पंचायती राज सिस्टम को। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बेसिकली देखा जाए कि बलवंत राय मेहता कमेटी को, तो इनको स्पेशली इसलिए नहीं लाया गया था कि आप पीआरआईज के बारे में कुछ बात बोलिए, इनको लाया गया था कि ये एग्जामिन कर सके कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को और नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज के लिए। देन इन्होंने फिर रिकमेंडेशन किया। ठीक है, एंड देन अगर हम अशोक मेहता कमेटी देखें तो इनको लाया गया कि ये रिवाइव और स्ट्रेंथ करे पंचायती राज सिस्टम, ये सारी चीज़ों के बारे में। ठीक है, देन की रिकमेंडेशन होता है ये 2 टियर जो है, कहते हैं कि 2 टायर जो है क्या होना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए। एंड देन जिला परिषद कहाँ होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होना चाहिए, एंड मंडल पंचायत जो है होना चाहिए। ठीक है, और ये जो है डिस्ट्रिक्ट को बना रहे हैं की पॉइंट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। तो बेसिकली अगर नाम याद हो कि अशोक मेहता कमेटी इज रिलेटेड टू पीआरआईज, ठीक है, करेक्ट होगा। देन पॉलिटिकल पार्टी शुड कंटेस्ट पंचायती इलेक्शन, पंचायत इलेक्शन। तो ये सारी बातें जो है बोला गया। तो इसमें जो है ये वेस्ट बंगाल फर्स्ट था जो कि इम्प्लीमेंट किया इसको। ठीक है, क्या, क्योंकि यहाँ क्या कहा गया, पॉलिटिकल पार्टी शुड कंटेस्ट पंचायत इलेक्शन। देन मैंडेटरी टैक्सेशन पावर जो है पंचायत को देने की बात कही गई। ठीक है, और सीट रिजर्व करने की बात कही गई, और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने की बात कही गई पीआरआईज को। और इन्होंने प्रपोज किया सोशल ऑडिट और लिमिटेड स्टेट गवर्नमेंट इन्वेंशन। कहा गया कि यहाँ पे सोशल ऑडिट भी होना चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जो है कम होना चाहिए। लेकिन इनके रिकमेंडेशन पे अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। देन दंतवाला कमेटी आता है, इनका फोकस था ब्लॉक लेवल प्लानिंग पे। ठीक है, किस पे, ब्लॉक लेवल प्लानिंग पे। देन हनुमंथा राव कमेटी आता है। ठीक है, इनका रिकमेंडेशन था सेपरेट डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बॉडीज पे।
अंडर आइदर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और मिनिस्टर। तो हम यहाँ देखते हैं जो दंत वाला कमिटी इस्टेब्लिश हुआ, ये ब्लॉक लेवल प्लानिंग की बात कर रहा है। देन हनुमंथा राव, तो यहाँ इसको याद रखना कि इसको अशोक मेहता को PRIs के बारे में चीज़ें स्ट्रेंथ करने के लिए कहा। हनुमंथा राय कमेटी ने सेपरेट जो है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के बारे में बात करी। देन GVK राव कमेटी जो आती है, इन्होंने रिकमेंड किया कि जिला परिषद को प्रिंसिपल इंस्टीट्यूशन बनाना चाहिए और सजेस्ट किया पंचायत एट ऑल लेवल, ठीक है, और ये पार्टिसिपेट करने चाहिए प्लानिंग में, इम्प्लीमेंटेशन में एंड मॉनिटरिंग में। और कहा गया कि क्रिएशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर पोस्ट और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर पोस्ट को किया जाए। और कंक्लूडेड दैट कि PRIs वर बिकमिंग ग्रास विदाउट रूट्स ड्यू टू एक्सेसिव ब्यूरोक्रेसी। तो ये वाला बात क्या है, इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या कंक्लूड किया कि PRIs जो है क्या बन रहा है, ग्रास बन रहा है, लेकिन जिस ग्रास एक ऐसे ग्रास की तरह है जिसका कोई रूट नहीं है, मतलब ये हाल हो रहा है PRIs का, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, ग्रास विदाउट रूट, क्योंकि यहाँ पे एक्सेसिव ब्यूरोक्रेसी है, बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी है। तो एक तरीके का ये ऐसा ग्रास है जिसका कि कोई रूट नहीं है, ये वाली बात बोली गई। देन LM सिंघवी कमेटी जो है 1986 में रिकमेंडेशन इनका होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिकग्निशन जो है PRIs को मिलना चाहिए, कुछ नया चैप्टर ऐड होना चाहिए। इन्होंने सजेस्ट किया न्याय पंचायत, ठीक है, और PRIs शुड हैव मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड बी डायरेक्टली डेमोक्रेटिक, ठीक है, ये सारी कुछ सजेस्ट की गई। और ये भी सजेस्ट किया गया कि ट्रिब्यूनल्स होना चाहिए पंचायत रिलेटेड डिस्प्यूट के लिए। देन थंगटन कमेटी 1988 में, कौन सा, थंगटन कमेटी, तो ये फोकस करता है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग पे और रिकमेंड कर रहा है 3 टायर जो है पंचायती राज, ठीक है। देन जिला परिषद टू लीड डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि जिला परिषद जो है, ठीक है, कि ये क्या करे, टू लीड डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग और डेवलपमेंट, कि जिला परिषद जो है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग और डेवलपमेंट में लीड करे। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो क्या होना चाहिए, शुड बी CEO ऑफ जिला परिषद, और जिला परिषद का CEO डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को होना चाहिए। और सीट जो है SC STs वुमेन के लिए रिजर्व किया जाना चाहिए और टेन्योर फिक्स किया जाना चाहिए PRIs का। और ये भी सजेस्ट किया कि स्टेट फाइनेंस कमीशन सजेस्टेड स्टेट फाइनेंस कमीशन एंड स्टेट प्लानिंग कमीशन फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन। मीन्स क्या कहा थंगटन कमेटी ने कि स्टेट फाइनेंस कमीशन और स्टेट प्लानिंग कमेटी भी होना चाहिए ताकि बेटर कोऑर्डिनेशन हो सके। देन गाडगिल कमेटी आती है और इसने इम्फेसाइज किया कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस PRIs के लिए और रिकमेंड किया डायरेक्ट इलेक्शन फॉर ऑल 3 पंचायती लेवल्स एंड अ 5 ईयर का टेन्योर भी इन्होंने रिकमेंड किया। और क्या कहा कि पावर जो है इनके पास होना चाहिए ताकि ये लेवाई कर सके और कलेक्ट कर सके टैक्सेस, ठीक है, विद स्टेट फाइनेंस एंड इलेक्शन कमिश्नर, स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है इस्टेब्लिश जो है होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अब स्टेट अगर इनको फाइनेंस देना है तो इसके लिए तो स्टेट फाइनेंस होना चाहिए, ठीक है, और इलेक्शन कमीशन भी होना चाहिए, ठीक है। तो गाडगिल कमेटी क्या होता है, बिकेम द बेसिस ऑफ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो बेसिकली इतने सारे जो है कमिटीज़ आ रही है, लेकिन लास्ट में जो कौन बेसिस बनता है 73rd का, तो दैट इज़ गाडगिल कमेटी। और यहाँ पे कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है देना ही चाहिए PRIs को, डायरेक्ट इलेक्शन जो है हर लेवल पे हो 5 साल में, ठीक है, और इनको पावर जो है टैक्सेस का और इसका मिलना चाहिए। और क्या किया गया, स्टेट फाइनेंस और इलेक्शन कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। तो ये सारी कमिटीज़ है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं कौन सी कमेटी है। तो बलवंत राय मेहता कमेटी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम और नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज के लिए आई थी। देन अशोक मेहता कमेटी, ठीक है। देन दंतवाला, देन हनुमंथा, GVK राव, ठीक है। देन LM सिंघवी कमेटी, देन थंगटन कमेटी, देन गाडगिल कमेटी। तो काफ़ी सारी कमिटीज़ आती है। देन पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन कमेटी, अब कॉन्स्टिट्यूशन इसके बाद जो है कौन कौन सी कमेटी आती है, जब से इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल जाता है उसके बाद, मीन्स 73rd अमेंडमेंट होने के बाद से कौन कौन सी कमेटी आ रही है, ठीक है। तो एक आता है टास्क फोर्स ऑन डेवोल्यूशन ऑफ पावर 2001 में, ठीक है, जिसको चेयर करते हैं ललित माथुर। देन दूसरा एक्सपर्ट ग्रुप ऑन प्लानिंग एट ग्रास रूट लेवल, जिसको चेयर करते हैं V रामाचंद्रन। देन टास्क फोर्स फॉर मैनुअल ऑन डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग, इसको चेयर करते हैं राजवंत सांधु। देन कमिटी ऑन रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ DRDA 2010, इनको चेयर करते हैं V रामाचंद्रन। देन एक्सपर्ट कमिटी ऑन लेवरेजिंग पंचायत 2012 में, और इनको चेयर करते हैं मनीष शंकर अय्यर। तो यहाँ पे कुछ और भी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल जो है कमिटी और आता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलने के बाद कुछ और कमिटीज़ जो है आती है। 73rd से क्या किया जाता है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 से कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है दिया जाता है PRIs को, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाता है। देन ऐड किया जाता है पार्ट 9 आर्टिकल 243 से 243O, याद रखना है
आर्टिकल्स भी याद रखना है कहाँ से कहाँ तक है, तो 243 से 243 ओ में है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाता है, पीआरआईज को ऐड किया जाता है पार्ट 9, और आर्टिकल 243 से 243 ओ और 11 शेड्यूल को ऐड किया जाता है जिसमें कि 29 फंक्शनल आइटम है, ठीक है। और ये इफेक्टिव कब से होता है, अप्रैल 24 से, इसीलिए इसको सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल पंचायती राज डे। और अप्रैल 24 में और एक इंपॉर्टेंट जजमेंट आया था, अगर आपको याद हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। इसके बारे में हमने काफ़ी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो ये इफेक्टिव कब से होता है, अप्रैल 24 1993 से, ठीक है। देन ग्राम सभा कौन से आर्टिकल में है, 243 ए में ग्राम सभा के बारे में है, और ये मैंडेटेड बाय आर्टिकल 40, जो आर्टिकल 40 और डीपीएसपीज में इसमें कहा गया था क्या, ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एज ए यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। तो हम डीपीएसपी में देखते हैं आर्टिकल 40 में कि ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एज यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। तो ग्राम सभा हम कहाँ देख रहे हैं, आर्टिकल 243 ए में, ठीक है। और ये रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्ट डेमोक्रेसी इंक्लूड्स ऑल रजिस्टर्ड वोटर्स। तो इसमें क्या इंक्लूड है, कौन कौन लोग इंक्लूड है, जितने भी रजिस्टर्ड वोटर हैं, ठीक है। और ये फंक्शंस जो है कौन डिफाइन करेगा, ग्राम सभा का, तो स्टेट लेजिस्लेचर डिफाइन करेगी ग्राम सभा का फंक्शन को। और ये सिंबल है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का, जिसको कि पूछा भी जा चुका है। देन 3 टियर पंचायत सिस्टम, तो क्या आता है, 3 टियर पंचायत सिस्टम आता है, यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर है, ठीक है। विलेज है, इंटरमीडिएट है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम देखते हैं 3 टियर पंचायत सिस्टम, ठीक है। देन अगर कोई ऐसा स्टेट है जिसमें कि लेस देन 20 लाख पॉपुलेशन है, मे स्किप इंटरमीडिएट लेवल। तो अगर 20 लाख से कम पॉपुलेशन है तो जो ये इंटरमीडिएट वाला लेवल है इसको स्किप कर सकती है। कितना, 20 लाख, 20 लाख से अगर कम है, ठीक है, 20 लाख से अगर कम पॉपुलेशन है तो स्किप कर सकती है, ठीक है। देन डायरेक्ट इलेक्शन, ऑल मेंबर्स इलेक्टेड डायरेक्टली, तो यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है, ठीक है। और चेयरपर्सन एज पर स्टेट लेजिस्लेचर, और चेयरपर्सन कैसे इलेक्ट होंगे, एज पर स्टेट लेजिस्लेचर, हर स्टेट का अपना है कि वो कैसे इलेक्ट होंगे, ठीक है। देन रिजर्वेशन जो है कौन से आर्टिकल के अंदर है, आर्टिकल 243 डी में रिजर्वेशन के बारे में है। रिजर्वेशन इन पंचायत, SC ST का रिजर्वेशन जो है सीट कहाँ, पंचायत में ऑल लेवल में रिजर्व्ड है SC STs के लिए इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन इन दैट एरिया, ठीक है। देन वीमेन का रिजर्वेशन भी जो है 1/3 रिजर्वेशन वीमेन का है, इंक्लूडिंग जो सीट रिजर्व है SC STs के लिए उसमें भी, तो 1/3 सीट रिजर्व है वीमेन के लिए, आर रिजर्व फॉर वीमेन एट ऑल लेवल्स। तो हर लेवल पे जो है रिजर्व है वीमेन का सीट, विलेज में, इंटरमीडिएट में और डिस्ट्रिक्ट पंचायत में। अरुणाचल प्रदेश जो है एक्सेप्शन है, 83 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा किया गया था। तो ऐसा क्यों किया गया था, अरुणाचल प्रदेश में क्या एक्सेप्शन है, यहाँ एक्सेप्शन ये है कि SC रिजर्वेशन यहाँ एप्लीकेबल नहीं है, ST की बात नहीं हो रही है, SC शेड्यूल कास्ट। क्यों ऐसा है, क्योंकि वहाँ पे प्रीडोमिनेंटली ट्राइबल पॉपुलेशन है। देन बैकवर्ड क्लास रिजर्वेशन के बारे में क्या है कि स्टेट के पास परमिशन है, ठीक है, वो चाहे तो बैकवर्ड क्लासेस के रिजर्वेशन के लिए जो है प्रोविजन बना सकती है पंचायत में, ठीक है, थ्रू स्टेट लेजिस्लेशन की, स्टेट लेजिस्लेशन के द्वारा जो है वो कर सकती है लॉ के द्वारा, लेकिन ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में बैकवर्ड क्लासेस के लिए, ठीक है। PRIs में हम क्या देखते हैं, विमेन के लिए, SC STs के लिए, और बैकवर्ड क्लासेस के लिए ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। तो SC ST का पंचायत रिजर्वेशन कौन से आर्टिकल में है, 243 डी में है, ठीक है, बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, ठीक है। और ऐसा कोई एक्सपायरी मेंशन नहीं है। लेकिन जो अरुणाचल प्रदेश है तो इसका SC रिजर्वेशन जो है एग्जेम्पशन है, ठीक है, 83rd से किया गया है। और जो है SC और ST का अगर हम लोकसभा और असेंबली में देखें रिजर्वेशन आर्टिकल जो कि 334 के अंदर होता है, तो ये वैलिड है 2030 तक, ठीक है। ये वैलिड कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा गया, 80 ईयर्स के लिए कहा गया है। तो इसको क्या किया जा रहा था, ओरिजिनली जो है 10 ईयर्स के लिए किया गया और इसको एक्सटेंड किया जा रहा है। 104th CAA है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। तो ये क्या के इससे क्या हुआ, एक्सटेंड कर दिया जो है SC ST के रिजर्वेशन को लोकसभा और स्टेट असेंबली में 2030 तक, ठीक है, ये चीज़ है। और यहाँ पे जो हम देखते हैं कि आर्टिकल 243 डी के अंदर PRIs में जो SC ST को रिजर्वेशन मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे कोई एक्सपायरी मेंशन नहीं है, ठीक है। देन ड्यूरेशन और इलेक्शन अगर हम देखें तो टर्म क्या है, 5 ईयर्स है और इसको डिसॉल्व किया जा सकता है अर्ली भी। ऐसे क्या है, PRIs का टर्म 5 साल है, डिसॉल्व अर्ली भी किया जा सकता है। फ्रेश इलेक्शन जो है होगा, फ्रेश इलेक्शन कब तक होगा, 6 मंथ के अंदर जो है, जब अगर डिसॉल्व हो गई है तो 6 महीने के अंदर फ्रेश इलेक्शन जो है होना चाहिए। और नो इलेक्शन नीडेड इफ लेस देन 6 मंथ रिमेन इन टर्म, कि अब क्या है कि अगर 6 महीना ही टर्म बचा है तो फिर कोई इलेक्शन जो है नहीं होगा, ठीक है। और जो है यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि आज अगर ये 5 साल से पहले अर्ली डिसॉल्व हो गई, ठीक है, एक कंडीशन हुआ, अगर 5 साल से पहले अर्ली डिसॉल्व हो गई तो फ्रेश इलेक्शन किया जाएगा 6 महीने के अंदर,
ठीक है, 6 महीने के मस्ट बी हेल्ड विद इन 6 मंथ ऑफ डिसोल्यूशन। लेकिन अगर इलेक्शन कब नहीं होगा, अगर 6 महीना ही टर्म बचा है, ठीक है, अगर 5 साल का टर्म है उसमें से सिर्फ 6 ही महीना बचा हुआ है, तब जाके इलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। और जो भी न्यू पंचायत आएगी, जैसे इलेक्शन के केस में हम क्या देखते हैं कि अगर जो है 5 साल का टर्म है, ठीक है, अब मानते हैं कि किसी जो भी पीआर आई थी डिसॉल्व हो गई, लेकिन 2 साल जो है थी, ठीक है, 2 साल तक जो है वो रह पाई, देन डिसॉल्व हो गई, तो अब 3 साल जो बाकी रहा, तो इसमें जो भी नया फिर इलेक्ट होकर न्यू पंचायत आएगी वो रिमाइंडर पीरियड के लिए ही सर्व करेगी, 3 साल के लिए ही सर्व करेगी। तो हमने यहाँ पे 2 केसेस देखा। एक तो हम ये देखते हैं कि 6 महीने के अंदर जो है इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन अगर सिर्फ 6 ही महीना बचा है तो फिर ज़रूरत नहीं है इलेक्शन की, और वो जो भी सर्व करेंगे कितने टाइम के लिए, नई पंचायत आएगी तो रिमाइंडर टाइम के लिए करेंगे, ठीक है, सर्व्स ओनली रिमाइंडर ऑफ ओरिजिनल टर्म, जितना टाइम बचा हुआ है फिर उतने के लिए। देन डिस्क्वालिफिकेशन अगर देखें आर्टिकल 243F के अंदर, तो स्टेट के लॉ के बेस पे डिस्क्वालिफिकेशन होगा। और मिनिमम एज क्या है कि कोई भी पंचायत में कितना मिनिमम एज है, तो इलेक्शन के लिए तो मिनिमम एज है 21 ईयर, ठीक है, नॉट डिस्क्वालीफाइड इफ अंडर 25, क्योंकि ये जो है ये इसलिए क्योंकि ये वाला स्टेटमेंट पूछा गया था, ठीक है, कि अगर जो है 25 साल से कम है तो डिस्क्वालीफाई होगा, नहीं, मिनिमम एज यहाँ पे 25 है, 25 ईयर्स मिनिमम हम देखते हैं किसके केस में है, लोकसभा के केस में है। लेकिन जब PRIs की बात आती है या स्टेट असेंबली के केस में है 25 साल मिनिमम, लेकिन यहाँ पे क्या है कि मिनिमम एज यहाँ पे 21 ईयर्स है, याद रखना है, कितना है, 21 ईयर्स है। वोटिंग का एज 18 ईयर्स है, लेकिन PRIs के केस में आपका मिनिमम एज 21 ईयर का है। अगर आप 21 ईयर के हैं तो फिर आप इलेक्शन जो है कंटेस्ट कर सकते हैं। देन अथॉरिटी अगर देखें तो इसको कौन डिफाइन करेगा, ये सारी चीज़ों को, डिस्क्वालिफिकेशन वगैरह को स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगी, और इस डिस्क्वालीफाई होंगे ये स्टेट के लॉ के अकॉर्डिंग। देन स्टेट इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 243K में है, और ये सारा कंडक्ट करते हैं क्या, जितना भी पंचायत इलेक्शन है उसको स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करेंगे। अपॉइंट कौन करेगा, गवर्नर अपॉइंट करेंगे। अगर रिमूवल होगा स्टेट इलेक्शन कमीशन का तो कैसे होगा, जैसे हाई कोर्ट जज का होता है, टेन्योर और कंडीशन देखे तो गवर्नर सेट करेंगे, ठीक है, और इसको फिर क्या नहीं किया जा सकता, कम नहीं किया जा सकता है आफ्टर अपॉइंटमेंट, ठीक है, जो भी उसका कंडीशन रहेगा सर्विस का, तो एक बार अपॉइंटमेंट हो जाए फिर नहीं खराब किया जा सकता, वर्स किया जा सकता है या घटाया जा सकता है। देन बार ऑन कोर्ट इंटरफेरेंस, तो कोर्ट इंटरफेरेंस पे भी बार है, ठीक है, जैसे कि कोर्ट जो है इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं पंचायत इलेक्शन में, ठीक है, पंचायत इलेक्शन में कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेंगे। चैलेंजेस अलाउड ओनली वाया इलेक्शन पेटिशन डिफाइंड बाय लेजिस्लेचर, तो कोर्ट जो अगर इलेक्शन का कोई भी डिस्प्यूट होता है ये सारी चीज़ों में कोर्ट जो है इंटरफेयर नहीं करेगी। और चैलेंजेस अलाउ है, अगर चैलेंजेस कैसे अलाउ होगा, ओनली वाया इलेक्शन पेटिशन, कैसे, इलेक्शन पेटिशन, और वो इलेक्शन पेटिशन को डिफाइन कौन करता है, लेजिस्लेचर। तो डायरेक्टली क्या नहीं कर सकती, कोर्ट को जो है इंटरफेयर नहीं कर सकती है पंचायत इलेक्शन में। चैलेंज तभी किया जाएगा जब इलेक्शन पेटिशन डाला जाएगा, और उस इलेक्शन पेटिशन को भी डिफाइन करते हैं लेजिस्लेचर। देन डीलिमिटेशन एंड सीट अलॉटमेंट जो भी है लॉज कैन बी क्वेश्चन ओनली थ्रू पेटिशन, तो अगर सीट अलॉटमेंट और जो है डीलिमिटेशन ये सारी चीज़ों पे अगर कोई क्वेश्चन उठ रहा है तो सिर्फ उसी पेटिशन के द्वारा ही किया जा सकता है। तो यहाँ पे बात समझ में आई कि इनके इलेक्शन में कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेंगे। उसके लिए अगर कोई चैलेंज होता है तो वो इलेक्शन पेटिशन के द्वारा किया जाएगा, और इस पेटिशन को डिफाइन कौन करेगा, लेजिस्लेचर ही डिफाइन करेगा। और डीलिमिटेशन और सीट अलॉटमेंट पे भी कोई क्वेश्चन उठता है तो ये सिर्फ पेटिशन के थ्रू ही जाएगा, ठीक है। देन पावर्स एंड फंक्शंस एंड फाइनेंसेस देख लेते हैं। तो अथॉरिटी कौन है, अथॉरिटी जो इनको पावर फंक्शन फाइनेंसेस दे रहा है, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है क्या कर सकती है, पंचायत को पावर दे सकती है थ्रू एक्ट एज सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन, ठीक है। कौन देगा, तो यहाँ पे जब भी कोई पंचायती राज की बात आ रही है तो यहाँ पे स्टेट ही करेगी, स्टेट जो है पावर देगी, ठीक है, ताकि वो एक्ट कर सके, गवर्न कर सके इंस्टीट्यूशन को। मस्ट प्रिपेयर प्लान्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, और पंचायती राज का क्या काम है कि इनको ऐसा प्लान प्रिपेयर करना चाहिए जिससे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, सोशल जस्टिस हो सके। देन फाइनेंशियल पावर देखें तो ये लेवी कर सकती है, मतलब टैक्स लगा सकती है, कलेक्ट कर सकती है ड्यूटीज़, टोल्स और फीस को, ठीक है। कैन रिसीव ग्रांट इन एड,
ठीक है। तो ग्रांट्स इन एड जो है इनको स्टेट से मिल सकता है, स्टेट कंसोलिडेटेड फंड से क्या मिल सकता है, ग्रांट मिल सकता है। और स्टेट क्रिएट कर सकती है सेपरेट पंचायत फाइनेंस फंड, तो स्टेट चाहे तो क्रिएट कर सकती है सेपरेट पंचायत फाइनेंस फंड। तो याद रहे कि इनके पास भी पावर है लेवी करने का, कलेक्ट करने का, टैक्सेस, ड्यूटीज और टोल्स फीस को। और इनको जो है ग्रांट्स इन एड मिलता है कहाँ से, स्टेट कंसोलिडेटेड फंड से, मीन्स स्टेट से। 11 शेड्यूल में जो है 29 फंक्शनल एरियाज है पंचायती राज जुरिस्डिक्शन का, इसमें इंक्लूड है एग्रीकल्चर, ठीक है, इंक्लूडिंग एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, एग्रीकल्चर है इसमें, लैंड रिफॉर्म्स है, अब जो भी लैंड इंप्रूवमेंट, कंसोलिडेशन, ये सारी चीज़ें, माइनर इरिगेशन है, एनिमल हस्बेंड्री है, फिशरीज है, सोशल फॉरेस्ट्री, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ये याद रहे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है। देन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है। देन खादी, विलेज कॉटेज इंडस्ट्रीज, रूरल हाउसिंग, ड्रिंकिंग वाटर, फ्यूल एंड फॉडर, रूरल रोड्स, ठीक है, कलवर्ट्स, ब्रिजेस, देन रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम, एजुकेशन, टेक्निकल ट्रेनिंग, एडल्ट एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, देन लाइब्रेरीज भी है, कल्चरल एक्टिविटीज़ है, मार्केट्स और फेयर, हेल्थ एंड सैनिटेशन, फैमिली वेलफेयर, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर, विकर वेलफेयर ऑफ विकर सेक्शन, ठीक है, स्पेशली SC/STs का भी करना है, PDS भी आता है इनके अंदर। देन मेंटेनेंस ऑफ कम्युनिटी एसेट, कम्युनिटी एसेट को मेंटेन भी करना है, ठीक है। अब जो है कुछ कंपलसरी प्रोविज़न है जो कि सारे स्टेट के लिए मैंडेटरी है, वो क्या है, सारे स्टेट के लिए क्या मैंडेटरी है, ग्राम सभा होना चाहिए, कि ग्राम सभा जो है मैंडेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, जो है मैंडेटरी, ये मैंडेटरी है स्टेट के ऊपर कि आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, ग्राम सभा जो है आपको क्या करना पड़ेगा, ग्राम सभा होना ही चाहिए। मैंडेटरी ऑर्गेनाइजेशन इन विलेजेस और ग्रुप ऑफ विलेजेस, तो ये स्टेट के ऊपर मैंडेटरी है कि क्या होना चाहिए, ग्राम सभा होना चाहिए। देन 3 टियर पंचायती राज स्ट्रक्चर होना चाहिए, ये मैंडेटरी है, विलेज, इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होना चाहिए, कंपलसरी प्रोविज़न है कि ये मैंडेटरी है। डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए, ऑल पंचायत मेंबर एट जो है जितने भी पंचायत मेंबर है ऑल लेवल पे डायरेक्टली इलेक्ट हो, पंचायत मेंबर जो है क्या हो, डायरेक्टली इलेक्ट हो। देन इनडायरेक्ट इलेक्शन किसका हो सकता है, चेयरपर्सन का हो सकता है एट ए इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल, तो जो चेयरपर्सन है उसका इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा, लेकिन पंचायत मेंबर्स का जो है डायरेक्टली इलेक्ट होने चाहिए। और मिनिमम एज कितना, 21 ईयर्स टू कंटेस्ट पंचायत इलेक्शन। तो ये कुछ कंपलसरी प्रोविज़न है जो सारे स्टेट के लिए मैंडेटरी है, मतलब ये होना ही होना है, करना ही पड़ेगा स्टेट को। जैसे कि ग्राम सभा ये मैंडेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, देन 3 टियर पंचायती राज सिस्टम, देन डायरेक्ट इलेक्शन किसका, जो भी पंचायत के मेंबर्स हैं उनका, देन इनडायरेक्ट इलेक्शन किसका, चेयरपर्सन का, इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और मिनिमम एज जो है 21 ईयर होना चाहिए कंटेस्ट करने के लिए पंचायती राज इलेक्शन को। एंड रिजर्वेशन भी इनको देना पड़ेगा, जैसे 1/3 ऑफ टोटल सीट्स रिजर्व फॉर वीमेन, ये करना ही करना है। SC/ST का रिजर्वेशन पॉपुलेशन के बेस्ड पे आपको करना ही करना है। टेन्योर 5 साल का जो है देना ही देना है विदिन, और ठीक है, और फ्रेश इलेक्शन जो है 6 महीने के रेजोल्यूशन के अंदर हो जाना चाहिए, ठीक है। देन स्टेट इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 243 के में है, और ये क्या कहा जा रहा है कि ये जितना भी पंचायत इलेक्शन है ये कौन कंडक्ट करेंगे, स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करेंगे। और स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है रिव्यू करेंगे फाइनेंशियल स्टेटस हर 5 साल में। तो ये वाली जितने भी प्रोविजन थे दैट इज कंपलसरी मैंडेटरी फॉर ऑल स्टेट, ये होना ही होना है। 1/3 सीट वाला SC/ST का रिजर्वेशन, टेन्योर, ठीक है, और फ्रेश इलेक्शन का जो है 6 महीने के अंदर होना चाहिए। और हमने एक चीज़ देखा था कि अगर 6 ही महीना टाइम बचा हो तो फिर ज़रूरी नहीं है, ठीक है। देन स्टेट इलेक्शन कमीशन, देन स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है रिव्यू करना चाहिए, ये सारी चीज़ें। देन कुछ वॉलेंट्री प्रोविज़न है जो कि स्टेट के डिस्क्रिशन पे है, ठीक है, जैसे कि एम्पावर करना है ग्राम सभा को, ग्रांट पावर एंड फंक्शन, ये स्टेट का डिस्क्रिशन है। देन मोड ऑफ इलेक्शन फॉर विलेज चेयरपर्सन, कि विलेज चेयरपर्सन का मोड ऑफ इलेक्शन क्या होगा। इससे पहले हमने देखा कि जो विलेज पंचायत के मेंबर होंगे उनका डायरेक्ट इलेक्शन होगा, लेकिन जो चेयरपर्सन है उसका डिसाइड करेंगे स्टेट। देन रिप्रेजेंटेशन इन पंचायत, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखें तो विलेज पंचायत चेयरपर्सन रिप्रेजेंटेड इन इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट पंचायत, तो ये जो है इनके ऊपर डिस्क्रिशन है कि जो विलेज पंचायत के चेयरपर्सन है वो रिप्रेजेंट करेंगे इंटरमीडिएट को या डिस्ट्रिक्ट पंचायत को, ठीक है। देन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है और स्टेट लेजिस्लेचर रिप्रेजेंटेड इन रिस्पेक्टिव पंचायत, तो जो MPs हैं और MLAs हैं जो इलेक्ट हुए हैं उस एरिया से, ठीक है, उनको भी मेंबर बनाया जाता है। यूजुअली एक्स ऑफिशियो होते हैं, इन द रिस्पेक्टिव पंचायत का मेंबर उनको भी बनाया जाता है, ठीक है, जनरली डिस्ट्रिक्ट लेवल पे।
तो ये जो है स्टेट के डिस्क्रिशन पे है। देन रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लास, जो हमने देखा कि बैकवर्ड क्लास का रिजर्वेशन क्या है, ऑप्शनल है, आप दे सकते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर चाहे तो लॉ बना के दे सकती है, लेकिन इस तरह का कोई प्रोविजन जो है कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है पीआरआईज के केस में। देन डेवोल्यूशन ऑफ पावर, 29 फंक्शन जो है असाइन किया गया है 11th शेड्यूल में, तो ये सब डिस्क्रिशन है। देन फाइनेंशियल जो है फाइनेंशियल एम्पावरमेंट ऑफ पंचायत, तो जो है पंचायत के पास क्या क्या पावर है, पावर टू लेवी एंड कलेक्ट लोकल टैक्सेस, ड्यूटीज, टोल एंड फीस, और ये शेयर इन स्टेट लेविड टैक्सेस, देन ग्रांट्स इन एड फ्रॉम स्टेट कंसोलिडेटेड फंड और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायत फंड। तो ये सारी चीज़ें जो है ये क्या है, ये वॉलंटरी प्रोविज़न है स्टेट गवर्नमेंट का कि कितना पावर इनके पास होना चाहिए कि ये लेवी कर सके, कलेक्ट कर सके लोकल टैक्सेस और ड्यूटीज़ को, और जो भी शेयर इनको मिलेगा स्टेट ने जो टैक्स लिया है उन टैक्सेस में इनको क्या शेयर मिलेगा, ग्रांट इन एड जो है कंसोलिडेटेड फंड से इनको मिलेगा, कितना मिलेगा, और पंचायत फंड का इस्टेब्लिशमेंट होगा नहीं होगा, कितना होगा, क्या चीज़ होगा, ये सारी चीज़ें किसके ऊपर छोड़ा गया है, स्टेट के डिस्क्रिशन के ऊपर छोड़ा गया है। ये वॉलंटरी प्रोविज़न है, और हमने देख लिया था कि ये वाली जो है क्या है, कंपल्सरी प्रोविज़न है, जो कि इनको करना ही पड़ेगा, और ये चीज़ें इनके ऊपर है। देन स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है आर्टिकल 243 में है, ठीक है, स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में पूछा भी जा चुका है। कॉन्स्टिट्यूशन कौन करेगा, कौन अपॉइंट करेंगे, तो गवर्नर जो है अपॉइंट करेंगे एवरी 5 ईयर्स में। पर्पस क्या है कि ताकि वो रिव्यू कर सके फाइनेंशियल पोजीशन, पंचायत का रिकमेंडेशन क्या है जो है स्टेट फाइनेंस कमीशन का, तो की रिकमेंडेशन क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट स्टेट टैक्स प्रोसीड अमंग पंचायत। तो ये स्टेट फाइनेंस कमीशन क्या करेंगे, ये जो है जो नेट स्टेट टैक्स प्रोसीड होगा कि पंचायत में कितना दिया जाना चाहिए, एलोकेशन ऑफ स्पेसिफिक टैक्सेस टू पंचायत, देन ग्रांट्स इन एड फ्रॉम स्टेट कंसोलिडेटेड फंड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है कौन रिकमेंड करेगा, ये रिकमेंड करेंगे स्टेट फाइनेंस कमीशन की कितना ग्रांट इन एड मिलना चाहिए, कोई भी स्पेसिफिक टैक्स अगर है तो कितना एलोकेट होना चाहिए, जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा नेट स्टेट टैक्स का तो वो कितना पंचायत के अमंग होना चाहिए। ठीक है, एंड देन कंपोजिशन एंड क्वालिफिकेशन अगर देखें तो डिफाइन किस कौन करेगा, स्टेट फाइनेंस कमीशन का स्टेट लेजिस्लेचर करेगा। देन अपॉइंटमेंट कौन करेगा, गवर्नर। ठीक है, रिपोर्ट ये किसको करेंगे, ये रिपोर्ट सबमिट करेंगे स्टेट लेजिस्लेचर को। ठीक है, क्या करेंगे, ये रिपोर्ट जो है सबमिट करेंगे स्टेट लेजिस्लेचर को विथ एक्शन टेकन रिपोर्ट, जो भी एक्शन लिया गया है, जो भी चीज़ें हैं वो सपोर्ट करेंगे स्टेट लेजिस्लेचर को। देन सेंट्रल फाइनेंस कमीशन ये रिकमेंड कर सकती है फंड ऑगमेंटेशन फॉर पंचायत। तो सेंट्रल फाइनेंस कमीशन जो है ये रिकमेंड कर सकती है कि कितना फंड ऑगमेंटेशन होना चाहिए पंचायत के लिए। ठीक है, देन अदर इंपॉर्टेंट प्रोविजन अगर हम देखें तो आर्टिकल 243N में है एग्जिस्टिंग लॉज कंटिन्यू फॉर 1 ईयर पोस्ट इनैक्टमेंट। ठीक है, तो जो भी एग्जिस्टिंग लॉ है वो कंटिन्यू रहेगा, कंटिन्यू फॉर 1 ईयर पोस्ट इनैक्टमेंट। देन आर्टिकल 243 क्या कह रहा है, ऑडिट एंड अकाउंट्स गवर्नड बाय स्टेट लेजिस्लेचर। तो ऑडिट और अकाउंट को गवर्न कौन करेगा, स्टेट लेजिस्लेचर करेगा। देन आर्टिकल 243L में क्या कहा जा रहा है, पंचायत प्रोविजंस एप्लीकेबल टू यूटी विथ प्रेसिडेंशियल एक्सेप्शंस। तो जो पंचायत प्रोविजन है ये यूटीज पे भी एप्लीकेबल होगा लेकिन प्रेसिडेंशियल एक्सेप्शन के साथ। देन एग्जेम्प्टेड स्टेट कौन सा स्टेट है जिसमें पंचायती राज प्रोविजन पीआरआईज नहीं लग रहा है, दैट इज नागालैंड, मिजोरम, मेघालय एंड 6th शेड्यूल का जो एरिया है। तो एग्जेम्प्टेड स्टेट कौन है, नागालैंड है, मिजोरम है, मेघालय है और 6th शेड्यूल है। अब हम देखेंगे ये एग्जेम्प्टेड भी क्यों है। देन पेसा एक्ट जो है, पेसा एक्ट 1996, पार्लियामेंट कैन एक्सटेंड प्रोविजन टू शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज। तो जो पेसा एक्ट है 1996 पार्लियामेंट चाहे तो एक्सटेंड कर सकती है प्रोविजन को, कहाँ पे, शेड्यूल और ट्राइबल एरियाज में। ठीक है, हमने देख ली पीआरआईज के बारे में। सो ये जो आर्टिकल है 243N जो कि कह रहा है एग्जिस्टिंग लॉज कंटिन्यू फॉर 1 ईयर पोस्ट इनेक्टमेंट। तो जो भी एग्जिस्टिंग लॉ है ये कंटिन्यू रहेगा, मतलब कि जो पीआरआई आया उसके जस्ट बाद जो भी लॉज था तो उसको तुरंत इनवैलिड नहीं कहा गया। क्या कहा गया कि जो एग्जिस्टिंग लॉ है ये 1 ईयर तक कंटिन्यू रहेगा इसके इनेक्टमेंट के बाद। क्योंकि तक 1 ईयर का टाइम क्यों दिया गया, ताकि जो भी स्टेट गवर्नमेंट है वो चेंजेस कर सके, अमेंड कर सके अपने लॉ को और अलाइन कर सके जो है पीआरआईज के साथ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पेसा एक्ट। ठीक है,
सो हमने क्या देखा कि कुछ एग्जेम्प्टेड स्टेट है, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय एंड 6 शेड्यूल, ये क्या है, एग्जेम्प्टेड एरियाज है। तो पेसा एक्ट 1996 में क्या है पार्लियामेंट के पास पावर की ये एक्सटेंड कर सकती है प्रोविजन को शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज में भी। तो पेसा एक्ट के बारे में देख लेते हैं। पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट ऑटोमेटिकली अप्लाई टू 5th शेड्यूल एरिया। तो जो भी पार्ट 9 है यानी PRIs है, तो ये डायरेक्टली क्या होता है, 5th शेड्यूल एरिया में अप्लाई नहीं होता है। तो इसलिए पार्लियामेंट ने क्या किया, एनेक्ट किया पेसा एक्ट टू एक्सटेंड पंचायती राज टू शेड्यूल एरिया, ताकि जो है ये जो पंचायती राज जो है शेड्यूल एरिया तक भी एक्सटेंड हो सके। ठीक है, एम क्या था, ताकि क्रिएट हो सके ऑटोनोमस सेल्फ गवर्नेंस इन ट्राइबल एरियाज, क्योंकि ये वाले रीजन क्या है, ट्राइबल एरियाज है, इसीलिए इनके ऊपर डायरेक्टली जो है PRIs नहीं लग रहा है, मीन्स पार्ट 9 नहीं लग रहा है। इसीलिए फिर पार्लियामेंट ने क्या किया, पेसा एक्ट को क्रिएट किया, इनेक्ट किया, ताकि जो है एक्सटेंड किया जा सके पंचायती राज को शेड्यूल्ड एरियाज में भी। अब की फीचर्स अगर देखें पेसा एक्ट का की फीचर क्या है, तो स्टेट लेजिस्लेशन मस्ट कन्फर्म टू ट्राइबल कस्टम्स, ट्रेडिशंस, रिलीजियस प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो जो अगर पेसा एक्ट आ रहा है तो स्टेट लेजिस्लेशन को ध्यान रखना पड़ेगा कि जो ट्राइबल कस्टम्स या ट्रेडिशन और रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो है, जो भी इन एरियाज का है, उसको ध्यान देना पड़ेगा स्टेट लेजिस्लेचर को। देन डेफिनेशन ऑफ विलेज, इसमें पेसा एक्ट में क्या है, बेस्ड ऑन हैबिटेशंस ऑफ ट्रेडिशनल कम्युनिटी बेस्ड मैनेजमेंट। तो यहाँ पे विलेज का मतलब है कि जो भी हैबिटेशन है या ट्रेडिशनल कम्युनिटी बेस्ड मैनेजमेंट वहाँ है। नेक्स्ट, ग्राम सभा पावर्स। ठीक है, मैंडेटरी एक्सरसाइज क्या है, ग्राम सभा इज मैंडेटरी इन एवरी विलेज, कि हर विलेज में ग्राम सभा होना ही चाहिए। दैट इट फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो ग्राम सभा क्या है, फाउंडेशन है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, एज पर आर्टिकल 243A। कंपोजिशन अगर देखें तो ऑल एडल्ट वोटर्स जो होंगे 18+ लिस्टेड ऑन द इलेक्टोरल रोल ऑफ विलेज पंचायत आर मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा। तो ग्राम सभा के मेंबर कौन होंगे, जितने भी एडल्ट वोटर है 18+, जो कि लिस्टेड है कहाँ पे, इलेक्टोरल रोल्स। ठीक है, जो विलेज पंचायत के इलेक्टोरल रोल्स में लिस्टेड है वो मेंबर होंगे ग्राम सभा के। देन पावर अगर देखें, पावर्स इन शेड्यूल्ड एरियाज अंडर पेसा एक्ट 1996 एंड फॉरेस्ट राइट के अकॉर्डिंग भी कुछ पावर मिला हुआ है। ठीक है, ग्राम सभा को। तो हम देखते हैं क्या पावर है इनके पास। तो पेसा एक्ट के अंदर इनके पास पावर है कि ग्राम सभा प्रिवेंट कर सकती है एलियनेशन ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड। क्या प्रिवेंट कर सकती है, कि जो ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड है इसको ग्राम सभा प्रिवेंट कर सकती है। और इनके पास ऑनरशिप है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का, और ये प्रोटेक्ट करते हैं कम्युनिटी, कस्टम्स, ट्रेडिशंस और रिसोर्सेज को। देन फॉरेस्ट राइट के अंदर, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के अंदर इनके पास क्या है, पावर है, ग्राम सभा इनिशिएट करते हैं प्रोसेस टू आइडेंटिफाई एंड वेरीफाई इंडिविजुअल और कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट। तो ग्राम सभा के पास ये पावर है, ठीक है, कि ये क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं इंडिविजुअल और कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट। ठीक है, कि क्या जो है ये वेरीफाई भी करेंगे कि इंडिविजुअल और कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट क्या है। ठीक है, देन इट इज़ द अथॉरिटी टू डिटरमाइन द एक्सटेंट एंड नेचर ऑफ राइट, और यही जो है राज ग्राम सभा ही डिसाइड करेंगे, अथॉरिटी। ठीक है, यही अथॉरिटी है कि ये डिटरमाइन करेंगे कि एक्सटेंट और नेचर क्या होगा इस राइट का। बेसिकली कि इनके पास क्या पावर है, टू फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के अंदर कि ग्राम सभा इनिशिएट करती है प्रोसेस को आइडेंटिफाई करने का या वेरीफाई करने का इंडिविजुअल और कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट क्या है। ठीक है, तो ये हम देखते हैं। और पेसा एक्ट के अंदर इनके पास क्या पावर है, ग्राम सभा प्रिवेंट करते हैं एलियनेशन ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड, कि कहीं और जो है ट्राइबल लैंड को ट्रांसफर किया जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इन सारी चीज़ों को क्या करती है, ये प्रिवेंट करती है, रोकती है कि ट्राइबल लैंड को ट्रांसफर ना किया जाए। देन ऑनरशिप माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का किसके पास है, ग्राम सभा के पास, और ये कम्युनिटी, कस्टम्स, ट्रेडिशंस को जो है प्रोटेक्ट करती है। देन फंक्शनल अथॉरिटी अगर देखें तो ये आइडेंटिफाई करते हैं बेनिफिशियरीज कौन होंगे वेलफेयर स्कीम का, और ये अप्रोच करते हैं विलेज डेवलपमेंट प्लान को, ये सर्टिफाइड करते हैं फंड यूटिलाइजेशन अंडर गवर्नमेंट प्रोग्राम। तो जो भी गवर्नमेंट प्रोग्राम आता है जैसे MG नरेगा इट्सेट्रा, तो इस टाइप से ये फंड यूटिलाइजेशन को क्या करती है, ये सर्टिफाई करती है। देन सीट रिजर्वेशन इन शेड्यूल एरियाज, ठीक है, पेसा के अंडर कौन सा सीट रिजर्व है, तो ये वाला जो एक्ट है ये फॉरेस्ट राइट वाला, ये याद रखना है कि इसमें ग्राम सभा के पास जो है क्या है, पावर है, ये इनिशिएट करती है प्रोसेस की इंडिविजुअल और कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट क्या है। ठीक है, किसका कितना, इंडिविजुअल का कितना राइट है, कम्युनिटी एज ए कम्युनिटी कितना कर सकती है, ये है बेसिकली बात। ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। पेसा के अंदर हमने 3-4 चीज़ें देखी, वो याद रखना है। देन सीट रिजर्वेशन इन शेड्यूल एरिया, ठीक है,
तो सीट रिजर्व्ड है कैसे, इन प्रोपोर्शन टू शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन, की कितना शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन है, 50% रिजर्वेशन जो है एसटीज के लिए है इन चेयरपर्सन एट ऑल लेवल, और स्टेट्स में नॉमिनेट एसटीज विदाउट इलेक्शन इन इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट पंचायत अप टू 10%। तो स्टेट चाहे जो नॉमिनेट कर सकती है एसटीज को बिना इलेक्शन के इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट पंचायत में, कि सीट रिजर्व है पॉपुलेशन के बेसिस पे, 50% रिजर्वेशन है एसटीज का सीट, ठीक है, कितना 50% ऑल लेवल पे, 50% रिजर्वेशन फॉर एसटीज इन चेयरपर्सन पोस्ट इन एट ऑल लेवल, चेयरपर्सन के पोस्ट का ऑल लेवल पे 50% रिजर्व है। देन स्टेट नॉमिनेट कर सकते हैं एसटीज को, अगर स्टेट को लगता है कि ये जो है अच्छे से रिप्रेजेंटेड नहीं है तो 10% मेंबर को स्टेट नॉमिनेट कर सकते हैं। तो नॉमिनेशन वाला याद रहेगा कितना, 10%, कहाँ पे, इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट पंचायत में। ये नॉमिनेट कहाँ करेंगे, इंटरमीडिएट में करेंगे और डिस्ट्रिक्ट पंचायत में नॉमिनेट करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा कि 50% रिजर्वेशन एसटीज का चेयरपर्सन में रहेगा जो है हर लेवल पे। देन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है नोडल मिनिस्ट्री है फॉर इम्प्लीमेंटिंग जो है फॉरेस्ट राइट एक्ट, जो है शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 का जो है, तो इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन है, इंप्लीमेंट कौन करती है इसको, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ठीक है। और ये रिकॉग्नाइज करती है फॉरेस्ट राइट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन जो है अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को कौन रिकॉग्नाइज करती है, ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ठीक है। देन ये हैंडल करती है क्या, हैंडल फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड इशू ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज एट नेशनल लेवल। तो नेशनल लेवल पे जो भी फॉरेस्ट और ट्राइबल इशूज़ है ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स देखती है। ये इंश्योर करती है ऑनरशिप, एक्सेस और मैनेजमेंट राइट किसका, ओवर फॉरेस्ट रिसोर्सेज टू एलिजिबल कम्युनिटीज़, ठीक है। और ये क्या करती है, स्टेट गवर्नमेंट के साथ काम करती है ताकि ये इंप्लीमेंट कर सके सारे जो भी एक्ट्स वगैरह हैं थ्रू ग्राम सभा एंड फॉरेस्ट राइट कमेटी। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का रोल भी देख लिया, मोटा का रोल देख लिया, ठीक है, कि फॉरेस्ट राइट एक्ट का इंप्लीमेंट करने के लिए ये नोडल एजेंसी है, ये फॉरेस्ट राइट एक्ट को रिकॉग्नाइज करती है और हैंडल करती है फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड इश्यूज को, ठीक है, ये सारी चीज़ें करती है। तो हमने यहाँ पे 2-3 चीज़ें देखी। यू शुड रिमेंबर कि पेसा एक्ट के अंदर क्या ग्राम सभा के पास पावर है, क्योंकि इसको जो है पूछा जा चुका है कि ये जो है प्रिवेंट करता है एलियनेशन, जो है क्या प्रिवेंट करता है, ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड, कि ट्राइबल लैंड को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का ऑनरशिप इनके पास है और ये कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करते हैं। एंड देन हमने फॉरेस्ट राइट एक्ट में क्या देखा कि जो है ग्राम सभा इनिशिएट करती है ये प्रोसेस, जो भी प्रोसेस है इन प्रोसेस को इनिशिएट करेगी, कौन सा प्रोसेस, ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके कि इंडिविजुअल का राइट क्या है और कम्युनिटी का राइट क्या है फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर, ठीक है। तो ये कौन करेगी, ये ग्राम सभा के पास पावर है, इस बात को ध्यान में रखना है कि अंडर फॉरेस्ट राइट एक्ट ये ग्राम सभा इनिशिएट करेगी इस प्रोसेस को, ठीक है। देन नेक्स्ट अब हम देखते हैं लैंड एक्विजिशन एंड रिसोर्स मैनेजमेंट अंडर पेसा। पेसा के अंडर लैंड एक्विजिशन और रिसोर्स मैनेजमेंट, तो कॉन्स्टिट्यूशन कंसल्टेशन रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो लैंड एक्विजिशन और रिसोर्स मैनेजमेंट देख लेते हैं पेसा के अंदर ये कैसे होता है। तो ग्राम सभा और पंचायत मस्ट बी कंसल्टेड बिफोर एनी लैंड एक्विजिशन फॉर डेवलपमेंट। अगर कोई भी डेवलपमेंट उस एरिया में किया जा रहा है, ठीक है, पेसा वाले एरिया में, तो वहाँ पे ग्राम सभा या पंचायत को कंसल्ट करना होगा। ट्राइबल कंसेंट और पार्टिसिपेशन उनका चाहिए। देन वाटर बॉडी मैनेजमेंट अगर देखें तो प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ माइनर वाटर बॉडीज जो है कौन करेगा, पंचायत ही करेगा। देन मैंडेटरी रिकमेंडेशन कुछ है, जैसे अगर कुछ प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस और माइनिंग लीजेस फॉर माइनर मिनरल्स के लिए अगर क्या चाहिए, अगर किसी को लाइसेंस चाहिए माइनिंग लीजेस के लिए, ठीक है, एंड माइनिंग लीजेज या कोई लाइसेंस चाहिए, ठीक है, माइनर मिनरल्स के लिए। ये किसकी बात हो रही है, मेजर मिनरल्स की बात नहीं हो रही है। माइनर मिनरल्स के लिए अगर लाइसेंस और माइनिंग लीज ये के लिए ग्राम सभा और पंचायत का रिकमेंडेशन चाहिए तभी हो पाएगा, ठीक है। तो अगर किसी को लाइसेंस चाहिए या माइनिंग लीज चाहिए, किसके लिए, माइनर मिनरल्स के लिए, माइनिंग लीज माइनर मिनरल्स, तो इसके लिए ग्राम सभा का जो है रिकमेंडेशन चाहिए। अब यहाँ पे मेजर मिनरल्स रहे तो इस चीज़ को माइनर को चेंज कर दिया जाए, मेजर की बात नहीं हो रही है ना, माइनर मिनरल्स की बात हो रही है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है। देन पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अंडर पेसा। तो पेसा के अंदर पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ठीक है।
तो यहाँ पे हम देखते हैं प्रोहिबिशन इन्फोर्समेंट, पावर ऑफ कंट्रोल सेल एंड कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेंट। तो ये सब पेशा के अंदर पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ठीक है, कि जो भी इंटॉक्सिकेंट है तो इसको कंट्रोल कर सकती है। देन ऑनरशिप ओवर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, देन लैंड मैनेजमेंट, पावर हेड की एलियनेशन को प्रिवेंट किया जाए ट्राइबल लैंड का, कंट्रोल ऑफ विलेज मार्केट, देन रिसोर्स कंट्रोल, अथॉरिटी ओवर लोकल प्लान्स रिसोर्सेज एंड ट्राइबल सब प्लान्स, देन सेफ गार्ड अगर देखें तो स्टेट लॉज मस्ट नॉट अलाउ अपर लेवल पंचायत टू ओवर रूल ग्राम सभा। तो यहाँ पे सेफ गार्ड भी है ग्राम सभा को के लिए सेफ गार्ड है। क्या सेफ गार्ड है कि स्टेट लॉ जो है अलाउ ना करे अपर लेवल पंचायत को कि ताकि ये ओवर रूल कर दे ग्राम सभा को। मीन्स ग्राम सभा को क्या दिया जा रहा है, पावर दिया जा रहा है कि अपर लेवल की पंचायत ओवर रूल ना कर पाए ग्राम सभा को। और हमने देखा कि ग्राम सभा से रिलेटेड कितनी सारी पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज पेशा के अंदर मिली हुई है, ठीक है। इसके पास कंट्रोल सेल और कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेंट का पावर है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का पावर है, लैंड एलियनेशन को प्रिवेंट वाला पावर है, ये मार्केट को कंट्रोल कर सकते हैं, रिसोर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और ये भी कहा गया है कि ऐसा जो है स्टेट को अलाउ नहीं करना चाहिए कि अपर लेवल का पंचायत जो है इनको ओवर रूल करे, ठीक है। तो अपर लेवल का पंचायत इनको ओवर रूल ना करे। तो ये सारी हम देख रहे हैं कि पेशा एक्ट में ट्राइबल एरियाज के लिए अलग से बनाया गया है और यहाँ पे ग्राम सभा के पास कुछ एक्सक्लूसिव पावर दिया गया है ताकि ये लोग जो है क्या कर सके, अच्छे से रह सके और इनके रिसोर्सेज को क्या किया जाए, बर्बाद ना किया जाए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। देन एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो अलाइनमेंट कैसे है, स्टेट लेजिस्लेचर शुड अलाइन विद 6 शेड्यूल फ्रेमवर्क वाइल डिजाइनिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल पंचायत। तो इसमें क्या कहा जा रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को कि स्टेट लेजिस्लेचर को अलाइन करना चाहिए इसको 6th शेड्यूल के फ्रेमवर्क के साथ जब भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पंचायत के बारे में क्या कर रहे हैं, ये लॉ बना रहे हैं। कि अगर कोई भी इनकंसिस्टेंट लॉ है जब से प्रेसिडेंशियल एसेंट आया और उसके बाद से जो इनकंसिस्टेंट लॉ है, ठीक है, उस इनकंसिस्टेंट लॉ को क्या किया जाएगा, सीज हो जाएगा आफ्टर 1 ईयर। तो 1 साल का यहाँ पे भी टाइम मिल रहा है कि 1 ईयर के बाद अगर कोई भी पेशा के साथ इनकंसिस्टेंट लॉ है तो वो सीज हो जाएगा। देन अब देखते हैं सोर्स क्या है, रेवेन्यू फॉर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एज पर सेकेंड ARC की रेवेन्यू का क्या क्या सोर्स है PRIs का, ठीक है। तो इनको ग्रांट मिलेगा यूनियन गवर्नमेंट से। कैसे मिलेगा, यूनियन गवर्नमेंट से PRIs को बेस्ड ऑन सेंट्रल फाइनेंस कमीशन। तो अगर यूनियन गवर्नमेंट से मिलेगा तो यहाँ पे ये किसके रिकमेंडेशन पे देंगे, सेंट्रल फाइनेंस कमीशन के। सेंट्रल फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 में है। देन डिवोल्यूशन फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट से इनको मिलेगा पर स्टेट फाइनेंस कमीशन। और कैसे मिलेगा, एज पर स्टेट फाइनेंस कमीशन, ये आर्टिकल 243I में है। देन लोन्स एंड ग्रांट्स फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, इनको लोन्स और ग्रांट्स मिल सकता है। देन प्रोग्राम स्पेसिफिक एलोकेशन मिल सकता है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम या कुछ एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंस है, या इंटरनल रिसोर्स जनरेशन, ठीक है, वाया टैक्सेस एंड नॉन टैक्सेस रेवेन्यूज। देन लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। अब देखते हैं लोकल गवर्नमेंट किसके अंदर आ रहा है, ये स्टेट सब्जेक्ट के अंदर आ रहा है। ये लिस्टेड है स्टेट लिस्ट में 7 शेड्यूल में, जो कि हमने देखा। और स्टेट के पास अथॉरिटी है कि ये रूल जो लोकल गवर्नमेंट के ओवर अथॉरिटी किसके ऊपर है, किसके पास है, तो वो स्टेट के पास है। तो हमने क्या देखा, लोकल गवर्नमेंट स्टेट सब्जेक्ट है, ये लिस्टेड है स्टेट लिस्ट में, और स्टेट के पास अथॉरिटी है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में, ठीक है। सो नेक्स्ट अर्बन लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, इसको रेगुलेट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा, डिफेंस और होम अफेयर्स के द्वारा, और ये मैनेज करती है पब्लिक सर्विसेज और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट अगर देखें तो नो डायरेक्ट मेंशन ऑफ अर्बन सेल्फ गवर्नेंस इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या कर रहा है, मेंशन कर रहा है ओनली विलेज पंचायत। तो आर्टिकल 40 में हमने क्या देखा, यहाँ विलेज पंचायत की बात थी, ठीक है कि और जो है क्या करना है, विलेज पंचायत को लेके आना है। अर्बन सेल्फ गवर्नेंस के बारे में ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली मेंशन नहीं है, ठीक है। तो एंट्री 5 और स्टेट लिस्ट में हम कहाँ देखते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नेंस देखते हैं। और ये लोकल सेल्फ गवर्नेंस जो है ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये कहाँ है लोकल सेल्फ गवर्नेंस, एंट्री 5 ऑफ स्टेट लिस्ट। तो अब देखते हैं कि एवोल्यूशन कैसे होता है अर्बन गवर्नेंस का, क्योंकि हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है आर्टिकल 40 में कहती है कि आपके पास विलेज और पंचायत होना चाहिए, लेकिन कोई ऐसी बात तो नहीं कहती है कि आपके पास अर्बन लोकल गवर्नमेंट भी होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखते हैं कि
अर्बन गवर्नेंस कैसे आता है, तो 1688 में फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मद्रास में जो है होता है, कहाँ बनता है, फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मद्रास में। देन 1726 में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बॉम्बे और कैलकाटा में। देन 1870 में लॉर्ड मेयो का रेजोल्यूशन आता है और फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन ये क्या करते हैं, देते हैं। और 1882 में लॉर्ड रिपन्स का रेजोल्यूशन आता है और इनको कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। हमने देखा कि लॉर्ड रिपन को ही कहा जाता है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। देन 1907 में हमने देखा कि रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन बनता है और 1909 में ये कमीशन अपना रिपोर्ट सबमिट करती है और 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आती है, ये इंट्रोड्यूस करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, ये इंट्रोड्यूस करता है डायरकी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है इंडियन मिनिस्टर के अंदर। देन 1924 में कैंटोनमेंट एक्ट पास होता है। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्या करती है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज इक्वल टू प्रोविंशियल सब्जेक्ट, तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट में डाल देती है। देन 1989 में क्या होता है, 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, नगर पालिका बिल को लेकर के आया जाता है, लेकिन ये फेल हो जाता है राज्यसभा में। तो 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाने की कोशिश की जाती है 89 में। देन फाइनली 1992 में 65th बिल जो है वो बनता है, एक्ट बन जाता है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और ये जून 1 1993 से इफेक्टिव हो जाता है अंडर PV नरसिम्हा राव। ठीक है, ये बात याद रखना है। देन म्यूनिसिपैलिटी के बारे में हम कहाँ देखते हैं, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में देखते हैं, ये 1 जून से इफेक्टिव होता है। देन इस्टेब्लिश किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क जो है अर्बन लोकल गवर्नेंस के बारे के लिए। ठीक है, कौन सा अमेंडमेंट होता है, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस अगर हम देखें तो इंट्रोड्यूस कहाँ किया जाता है, पार्ट 9 पंचायत के बारे में है और पार्ट 9A ULB अर्बन लोकल बॉडीज के बारे में है, ULBs के बारे में है। आर्टिकल 243P से 243ZG, ठीक है, तो 243P से ZG तक जो है ULBs है। 12th शेड्यूल इसके लिए जो है लाया जाता है, ऐड किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में, और 18 फंक्शनल आइटम इसमें है। जैसे हम वहाँ देखते हैं कि PRIs के लिए 29 है, इसके लिए 18 फंक्शनल आइटम है, अर्बन प्लानिंग, सैनिटेशन, पब्लिक हेल्थ एक्सेट्रा। तो म्यूनसिपैलिटीज़ अगर टाइप देखें तो 243Q में है नगर पंचायत। ठीक है, ये क्या है, ट्रांजिशनल एरियाज़ है। देन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है फॉर स्मॉलर अर्बन एरियाज, तो काउंसिल, म्यूनसिपल काउंसिल जो है ये स्मॉलर अर्बन एरियाज़ के लिए है, और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है ये लार्जर अर्बन एरियाज़ के लिए है। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या देखा, नगर पंचायत ये फॉर ट्रांजिशनल एरियाज, देन म्यूनसिपल काउंसिल फॉर स्मॉलर अर्बन एरियाज, देन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन फॉर लार्जर अर्बन एरियाज। तो कॉरपोरेशन क्या है, जो लार्ज अर्बन एरिया है, काउंसिल क्या है, जो स्मॉलर अर्बन एरिया है, नगर पंचायत क्या है, जो ट्रांजिशनल एरिया है। ठीक है, देन कंपोजिशन अगर देखें आर्टिकल 243R में ऑल मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड फ्रॉम वार्ड, तो वार्ड से जैसे क्या किया जाएगा, वार्ड से डायरेक्टली इलेक्ट किया जाएगा। और स्टेट में इंक्लूड एक्सपर्ट्स इन म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट चाहे तो एक्सपर्ट को भी इंक्लूड कर सकती है। देन वार्ड कमेटी के बारे में आर्टिकल 243S में है, ये फॉर्म्ड इन म्यूनसिपैलिटीज़ विथ 3 लाख प्लस पॉपुलेशन। तो ये वार्ड कमेटी कहाँ बनेगा, जहाँ उस म्यूनसिपैलिटी में बनेगा जहाँ 3 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो वार्ड बनेगा। ठीक है, वार्ड में फिर क्या होगा, डायरेक्टली इलेक्शन होगा। देन रिजर्वेशन ऑफ सीट अगर देखें 243T, तो SC ST के लिए रिजर्वेशन है एज पर द पॉपुलेशन, और विमेन के लिए 1/3 सीट रिजर्व है। OBC का रिजर्वेशन स्टेट लेजिस्लेचर के अकॉर्डिंग है, उनके लॉ अगर वो रूल या लॉ लेकर के आते हैं तो फिर उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। ठीक है, देन ड्यूरेशन और इलेक्शन देखिए आर्टिकल 243U में है, तो म्यूनसिपैलिटी का टर्म क्या है, 5 साल है, और इलेक्शन विद इन 6 मंथ ऑफ डेजोल्यूशन बिफोर द टर्म एंड, वही सेम चीज़ है जो PRIs के लिए था। ठीक है, पावर्स एंड फंक्शंस, तो स्टेट जो है इंपावर कर सकते हैं म्यूनसिपैलिटीज़ को इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस के लिए। तो अभी हम 12th शेड्यूल में क्या देख रहे हैं, 18 फंक्शन है म्यूनसिपैलिटीज़ का। ठीक है, 18 मैटर जो है दैट कैन ट्रांसफर टू अर्बन लोकल बॉडीज़, तो कितना मैटर है, 18 मैटर है जिसको ULBs को दिया जा सकता है। तो इसमें क्या क्या आ रहा है, अर्बन प्लानिंग, टाउन प्लानिंग, ठीक है, इंक्लूड होकर रेगुलेशन ऑफ लैंड यूज एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, प्लानिंग ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, रोड्स एंड ब्रिजेज, वाटर सप्लाई, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट,
मैनेजमेंट, फायर सर्विसेज, अर्बन फॉरेस्ट्री, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, इकोलॉजिकल प्रमोशन, सेफ गार्डिंग वीकर सेक्शन इंक्लूडिंग डिसेबल्ड एंड मेंटली चैलेंज, स्लम इम्प्रूवमेंट एंड अपग्रेडेशन, अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन, प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज, promotion of cultural, educational and aesthetic aspects, burial, cremations, electric crematorius, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं. देन कैटल पॉन्ड्स, प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स, देन वाइटल स्टैटिक्स, बर्थ और डेथ का रजिस्ट्रेशन. याद रहे ये चीज़ कि बर्थ और डेथ का रजिस्ट्रेशन भी यूएलबीज के अंदर जो है ये 18 फंक्शनल आइटम में है. देन पब्लिक एमिनिटीज़, ठीक है, जैसे कि स्ट्रीट लाइट, पार्किंग, बस स्टॉप, टॉयलेट्स रेगुलेशन, ये सब जो है रेगुलेशन ऑफ स्लाउटर हाउसेस एंड टेनरीज. ठीक है, तो वाइटल स्टैटिक्स जैसे कि बर्थ और डेथ भी आ रहा है, कैटल पॉन्ड, प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी ऑफ एनिमल आ रहा है, बरियल क्रीमेशंस आ रहा है. तो ये सारे आइटम्स हैं. अब देखते हैं फाइनेंसेस कहाँ से मिल रहे हैं म्यूनिसिपैलिटीज़ को. तो स्टेट लेजिस्लेचर जो है कर सकते हैं. ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर में ऑथोराइज कर सकते हैं म्यूनिसिपैलिटीज़ को कि ये कर जो है टैक्स को क्या करे, लेवी करे, कलेक्ट करे और अप्रोप्रिएट जो है कर सकते हैं. टैक्सेस, ड्यूटीज, टोल्स एंड फीस, ये सारी चीज़ों को म्यूनिसिपैलिटी को ये ऑथोराइज कर सकते हैं. देन असाइन स्टेट कलेक्टेड टैक्सेस, ड्यूटीज, टोल, फीस टू म्यूनिसिपैलिटीज़, और स्टेट से जो कलेक्ट किया गया है वो भी वो असाइन कर सकते हैं, दे सकते हैं. और फिर ग्रांट्स इन एड जो है स्टेट कंसोलिडेटेड फंड से प्रोवाइड किया जा सकता है. और सेटअप म्यूनिसिपल फंड टू क्रेडिट ऑल मनी ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज़, और ये चाहे तो सेटअप कर सकती है म्यूनिसिपैलिटीज़ फंड, ताकि जितना भी पैसा है वो उसी में जाएगा. ठीक है. देन ऑडिट्स ऑफ अकाउंट, आर्टिकल 243Z के अंदर है कि स्टेट लेजिस्लेचर जो है रूल बना सकती है मेंटेनेंस और ऑडिट के लिए म्यूनिसिपल अकाउंट्स का. देन इलेक्शन टू म्यूनिसिपैलिटीज देखे 243ZA, तो इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करेगी म्यूनिसिपल इलेक्शन और प्रिपेयर करेगी इलेक्टोरल रोल को. देन एप्लीकेशन टू, इसका एप्लीकेशन यूटीज में क्या होगा. ठीक है, 243ZB में है 74th अमेंडमेंट एक्ट अप्लाइज टू यूटीज़, तो यूटीज़ पे ये अप्लाई होगा और प्रेसिडेंट जो है मॉडिफिकेशन कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो, लेकिन यूटीज़ पे भी अप्लाई होगा. अब एग्जेम्प्टेड एरियाज़ क्या है, तो ये एक्ट किस पे अप्लाई नहीं होगा, शेड्यूल्ड एरियाज़ पे अप्लाई नहीं होगा, ट्राइबल एरियाज़ पे अप्लाई नहीं होगा, और दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल जो है उसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा है. किस किस के ऊपर, दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल के ऊपर, ट्राइबल एरियाज़ के ऊपर, शेड्यूल्ड एरियाज़ के ऊपर. एंड कोर्ट के ऊपर बार है कि कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं. जो हमने पीआरआईज के केस में देखा था कि कोर्ट जो है म्यूनिसिपल इलेक्शन में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं. और डिस्प्यूट को हैंडल कौन किया, अगर किया भी जाएगा तो इलेक्शन पेटिशन पहले होगा, इलेक्शन पेटिशन के द्वारा हैंडल किया जाएगा अंडर स्टेट लॉ. तो इसका डिस्प्यूट को कौन हैंडल करेगा, इलेक्शन पेटिशन किया जाएगा और उस इलेक्शन पेटिशन के अंदर स्टेट लॉ के अंदर जो है इसको किया जाएगा हैंडल. मीन्स इसमें कोर्ट जो है इंटरफेयर नहीं करेगी. जो हमने उस टाइम पे देखा था वही सेम चीज़ यहाँ भी आता है कि इलेक्शन पेटिशन जो होगा वो स्टेट के लॉ के अंडर होगा एंड डिस्प्यूट को हैंडल किया जाएगा. कोर्ट जो है इंटरफेयर नहीं करेगी. सो टाइप्स ऑफ अर्बन गवर्नमेंट इन इंडिया. तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को कौन क्रिएट कर रहा है, तो स्टेट लेजिस्लेचर एक्ट के द्वारा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को क्रिएट किया जाता है. ठीक है, और पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है, यूटीज़ के लिए. तो जो है स्टेट लेजिस्लेचर एक्ट के द्वारा स्टेट के लिए क्रिएट किया जाता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को, और पार्लियामेंट क्रिएट करेगी यूटीज़ के लिए. ठीक है. देन स्ट्रक्चर अगर देखें तो काउंसिल क्या होगा, हेड कौन करेगा इसको, मेयर जो है हेड करेंगे. ठीक है, और स्टैंडिंग कमेटी होगी और म्यूनिसिपल कमिश्नर होंगे. क्या क्या होंगे, काउंसिल होंगे, काउंसिल को हेड कौन करेगा, मेयर जो है हेड करेंगे, स्टैंडिंग कमिटीज़ होंगे एंड म्यूनिसिपल कमिश्नर होंगे. मेयर जो है ये प्रिसाइड करेंगे मीटिंग्स के ऊपर. ठीक है, ये सेरिमोनियल होते हैं और इलेक्ट किए जाते हैं फॉर 1 ईयर रिन्यूएबल टर्म. तो 1 ईयर रिन्यूएबल टर्म के लिए मेयर को इलेक्ट किया जाता है. एंड देन जो काउंसिल है ये लेजिस्लेटिव विंग है, इंक्लूड इलेक्टेड काउंसिलर्स भी इसमें होंगे प्लस नॉमिनेटेड एक्सपर्ट भी होंगे. देन स्टैंडिंग कमिटीज़ में ये हैंडल करते हैं कुछ एरियाज जैसे कि हेल्थ और फाइनेंस. देन म्यूनिसिपल कमिश्नर हैं, ये चीफ एग्जीक्यूटिव होंगे और इसको अपॉइंट किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और यूजुअली कौन होते हैं, IAS ऑफिसर होते हैं. तो म्यूनिसिपल कमिश्नर जो हैं चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, अपॉइंट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा. देन म्यूनिसिपैलिटी, ठीक है, तो हमने पहला देखा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, देन म्यूनिसिपैलिटी. तो इसको कैसे बनाया जाता है, फॉर्म्ड फॉर टाउन एंड स्मॉलर सिटीज़.
ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर एक्ट के द्वारा स्मॉलर सिटीज और टाउन्स के लिए बनाया जाएगा। स्ट्रक्चर देखें तो काउंसिल होंगे जिसको हेड किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा प्लस चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के द्वारा, ठीक है। देन प्रेसिडेंट जो है इनका एक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव रोल होगा, प्रिसाइड करेंगे मीटिंग्स के ऊपर, और सीईओ जो है अपॉइंट किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा और ये हैंडल करेंगे डेली ऑपरेशंस को। तो म्यूनसिपैलिटीज़ के केस में हमने क्या देखा कि ये जो है स्मॉलर टाउन के लिए है, ठीक है, टाउन्स के लिए है या स्मॉलर सिटीज़ के लिए है, स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा जो है बनाया जाएगा, ठीक है, क्रिएट किया जाएगा। एंड देन इसका स्ट्रक्चर देखें तो काउंसिल को हेड करेगा प्रेसिडेंट या कोई भी चेयरपर्सन जिसको चुना जाएगा और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है। तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे, जो भी चेयरपर्सन या प्रेसिडेंट होंगी ये एक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन रोल में क्या करेंगे, प्रिसाइड करेंगे। देन टाउन एरिया कमिटी, ठीक है, इसको सेटअप किया जाता है स्मॉल टाउन के लिए, ये भी स्टेट एक्ट के द्वारा लाया जाता है। टाउन एरिया कमिटी को ये परफॉर्म करते हैं, परफॉर्म्स लिमिटेड सिविक फंक्शन, ठीक है। तो ये लिमिटेड सिविक पर जो है कुछ सिविक फंक्शन को ये परफॉर्म करते हैं, लेकिन कुछ लिमिटेड, जैसे कि ड्रेनेज और रोड में ये फंक्शन करते हैं। और ये कंपोजिशन देखा जाए इनका तो ये इलेक्टेड भी हो सकते हैं, नॉमिनेटेड भी हो सकते हैं और मिक्स भी हो सकते हैं। तो हमने क्या देखा, टाउन एरिया कमिटी ये स्मॉल टाउन के लिए होगा, स्टेट एक्ट के द्वारा लाया जाएगा। देन कैंटोनमेंट बोर्ड जो है इसको गवर्न किया जाएगा कैंटोनमेंट एक्ट 2006 के अंदर। कंपोजिशन देखें तो पार्टली इलेक्टेड और पार्टली नॉमिनेटेड होंगे। देन एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट कौन होंगे, मिलिट्री ऑफिसर कमांडिंग द स्टेशन। तो एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट होंगे जो मिलिट्री ऑफिसर कमांड कर रहे हैं उस स्टेशन को, वो एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट होंगे। और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन होगा, इसको अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन होगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रेसिडेंट की बात की जा रही है ये हेडेड बाय प्रेसिडेंट, और ये चेयरपर्सन की बात है, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मत समझिएगा, ठीक है। देन ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है इसको कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। देन नोटिफाइड एरिया कमिटी, तो इसको जो है क्रिएट किया जाता है गेजेट नोटिफिकेशन के द्वारा फॉर फास्ट डेवलपिंग टाउन, ठीक है। कंपोजिशन देखा जाए तो इंटायरली नॉमिनेटेड है, ये इलेक्टेड नहीं है। देन टाउनशिप, इसको क्रिएट किया जाता है बाय लार्ज पब्लिक इंटरप्राइज, तो लार्ज पब्लिक इंटरप्राइजेस के द्वारा इसको टाउनशिप को क्रिएट किया जाता है ताकि प्रोवाइड किया जा सके स्टाफ एमिनिटीज, ठीक है। यहाँ पे इलेक्टेड मेंबर नहीं होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिवली मैनेज किया जाता है, यहाँ पे कोई भी जो है इलेक्टेड मेंबर नहीं होते हैं। देन पोर्ट ट्रस्ट, इसको सेटअप किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा ताकि पोर्ट को मैनेज किया जा सके और सिविक सर्विसेज को, और इसमें मेंबर्स इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड होते हैं और चेयर करते हैं कौन, गवर्नमेंट ऑफिशियल। देन स्पेशल पर्पस एजेंसी, इसको बनाया जाता है स्पेसिफिक फंक्शन के लिए, ट्रांसपोर्ट और हाउसिंग के लिए, ठीक है। ये एरिया बेस्ड नहीं होता है, ये वर्क्स इंडिपेंडेंटली ऑफ लोकल बॉडीज़, और ये लोकल बॉडीज से इंडिपेंडेंटली फंक्शन करता है। तो स्पेशल पर्पस के लिए इसको बनाया जाता है, जैसे ट्रांसपोर्ट और हाउसिंग के लिए कोई एरिया बेस्ड ये नहीं होता है, और ये इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं लोकल बॉडीज से। तो बात समझ में आई। पोर्ट ट्रस्ट के लिए कौन सेटअप करेगा, पार्लियामेंट, याद रखना है। उसके बाद जो हम यहाँ तीन चीज़ देख रहे हैं, फर्स्ट म्यूनसिपैलिटीज़, ठीक है। देन यहाँ पे हमने देखा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, तो अगर स्टेट में क्रिएट किया जा रहा है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को तो स्टेट लेजिस्लेचर एक्ट से होगा, लेकिन अगर यूटीज़ में क्रिएट किया जा रहा है तो फिर पार्लियामेंट करेगी, इस बात को ध्यान देना है। देन म्यूनसिपैलिटी को स्टेट लेजिस्लेचर एक्ट्स के द्वारा लाया जाएगा, टाउन एरिया कमेटी को स्टेट एक्ट्स के द्वारा लाया जाएगा, और ये जो कैंटोनमेंट बोर्ड है इसको गवर्न किया जाता है कैंटोनमेंट एक्ट 2006 का, उसके अकॉर्डिंग। और इसमें जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं, और एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट कौन होंगे, जो मिलिट्री ऑफिसर उस कमांडिंग स्टेशन के हैं वो होंगे, ठीक है। देन पोर्ट ट्रस्ट को पार्लियामेंट के द्वारा सेटअप किया जाता है, और जो स्पेशल पर्पस एजेंसी है ये स्पेसिफिक फंक्शन के लिए है, ये इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं लोकल बॉडीज से। देन प्लानिंग कमेटी, म्यूनसिपल पर्सनल, रेवेन्यू और सेंट्रल काउंसिल, इन सारी चीज़ों को देख लेते हैं इससे रिलेटेड। तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी है, ठीक है, डीपीसी, आर्टिकल 243ZG के अंतर्गत। तो ये क्या करते हैं, कंसोलिडेट करते हैं प्लान्स फ्रॉम पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़। तो ये जो भी प्लान वगैरह है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, ये जो है दोनों के लिए क्या करते हैं, ये जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी बनाते हैं। देन कंपोजिशन क्या होता है, तो इसमें हम देखते हैं मोस्टली इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं लोकल बॉडीज से, ठीक है, बेस्ड ऑन रूरल अर्बन रेशियो। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे मोस्टली इलेक्टेड मेंबर होते हैं लोकल बॉडीज से, और ये रूरल अर्बन रेशियो के ऊपर बेस होगा। और ये क्या करते हैं,
फॉरवर्ड्स कंसोलिडेटेड डेवलपमेंट प्लान टू स्टेट गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट को वो डेवलपमेंट प्लान्स वगैरह बताते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। देन मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी एमपीसी, ये आर्टिकल 243ZE के अंतर्गत है। तो जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी है ये दोनों के लिए है, ठीक है। ये जो है किसके लिए है, पंचायत म्यूनसिपैलिटीज दोनों के लिए है। देन मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमिटीज़ जो है ये किस एरिया में होगा, जहाँ का पॉपुलेशन ओवर 10 लाख होगा। अगर 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है तो मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमिटीज़ होगा। कंपोजिशन अगर देखें तो 2/3 इलेक्टेड होंगे लोकल बॉडीज से और 1/3 नॉमिनेटेड होंगे। और रिप्रेजेंटेशन किसके बेस पे होगा, पॉपुलेशन रेशियो के बेस पे होगा। तो 2/3 इलेक्टेड हो गए, 1/3 नॉमिनेटेड हो गए। और फंक्शन क्या होगा, प्रिपेयर करेंगे और फॉरवर्ड करेंगे ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान मेट्रोपॉलिटन एरियाज में। देन म्यूनिसिपल पर्सोनेल सिस्टम, तो म्यूनिसिपल पर्सोनेल सिस्टम क्या है, तो ये सेपरेट सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, लोकल बॉडीज मैनेज देयर ओन पर्सोनेल। तो ये लोकल बॉडी क्या करते हैं, ये अपना खुद का पर्सोनेल मैनेज करते हैं ताकि जो है ये लॉयल्टी बनी रहे। देन यूनिफाइड सिस्टम में क्या होता है कि एक म्यूनिसिपल पर्सोनेल सिस्टम में जो है क्या ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है। एक तो सेपरेट हो गया, देन यूनिफाइड हो गया, देन इंटीग्रेटेड हो गया। तो जो सेपरेट होता है तो इसमें लोकल बॉडी मैनेज करती है अपना खुद का पर्सोनेल, ठीक है, जिससे कि लॉयल्टी बना रहता है। एंड यूनिफाइड में फिर क्या होगा कि स्टेट गवर्नमेंट मैनेज करती है स्टाफ को, और यहाँ पे ट्रांसफर्स अलाउ है। क्या होगा, यहाँ पे स्टाफ का ट्रांसफर हो सकता है। तो ये म्यूनिसिपल पर्सोनेल सिस्टम में याद रखना कि अगर सेपरेट सिस्टम होगा तो यहाँ पे वो खुद ही मैनेज करेगी, और अगर यूनिफाइड है तो स्टेट गवर्नमेंट मैनेज करेगी स्टाफ को और ट्रांसफर अलाउ है। और इंटीग्रेटेड होगा तो यहाँ पे क्या है कि कॉमन कैडर जो है स्टेट के लिए भी है और लोकल के लिए भी है, और ये ट्रांसफरेबल है अक्रॉस डिपार्टमेंट, किसी भी डिपार्टमेंट में ट्रांसफर किया जा सकता है। तो हम क्या देख रहे हैं, म्यूनिसिपल पर्सोनेल सिस्टम जो है 3 है, ठीक है। एक तो सेपरेट हो गया जिसमें कि खुद ही मैनेज करेगी, और यूनिफाइड में जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है स्टाफ को मैनेज करेंगे, ट्रांसफर हो सकता है। और इंटीग्रेटेड में कॉमन कैडर होगा स्टेट और लोकल के लिए, किसके लिए, स्टेट और लोकल के लिए, और हर डिपार्टमेंट में ट्रांसफर किया जा सकता है। देन म्यूनिसिपल का रेवेन्यू सोर्स हम क्या देखते हैं, टैक्स रेवेन्यू, लोकल टैक्स और सेस से, ठीक है। देन नॉन टैक्स रेवेन्यू जैसे कि रेंट, यूजर चार्जेस। देन ग्रांट्स अगर देखें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से, ठीक है। डेवोल्यूशन जो भी होता है, फंड्स ट्रांसफर बाय स्टेट गवर्नमेंट यहाँ से मिलेगा। देन लोन्स अब फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर लोन मिला, किससे, स्टेट गवर्नमेंट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, टैक्स रेवेन्यू। देन नॉन टैक्स रेवेन्यू, फिर ग्रांट जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से मिलता है, और जो भी फंड ट्रांसफर किया जा रहा है, डेवोल्यूशन किया जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। अब देखते हैं सेंट्रल काउंसिल फॉर लोकल गवर्नमेंट। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1954 में आर्टिकल 263 के अंदर एज एन एडवाइजरी बॉडी, ठीक है, सेंट्रल काउंसिल फॉर ऑफ लोकल गवर्नमेंट। तो इसको 1954 में इस्टेब्लिश किया गया था आर्टिकल 263 के अंदर एडवाइजरी बॉडी के जैसा, ठीक है। कंपोजिशन अगर देखें तो इसको चेयर कौन करता है, यूनियन मिनिस्टर फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इसको चेयर करते हैं, और इसमें जो है स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं फॉर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो ये जो है सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट, तो इसमें कौन कौन है, स्टेट मिनिस्टर्स भी हैं और